अस्सलाम वालेकुम जी, हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान आपको खुशामदीद कहता है। उम्मीद है कि आप सब लोग बख़ैर वाफ़ियत होंगे। पाकिस्तान के टेस्ट फ़ास्ट बॉलर तनवीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। तनवीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। बहुत-बहुत शुक्रिया तनवीर साहब। आप क्या समझ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और ये जो फ़खर ज़मान और बाबर आज़म की इंजरी है, ये जो तैनातियाँ हैं, आपको लगता है कि वाक़ईतन ये इतना सादा-सा मामला है, खिलाड़ी अनफिट सेलेक्ट हुए थे या दौरान टूर्नामेंट अनफिट हो गए या उसके बाद जिस तरीके से वो खेले हैं, जिस तरीके से कल फ़खर ने फिर अब्दुल रऊफ़ साहब ने ट्वीट किया, उसके नीचे उन्होंने लिखा कि मैं अब फिट हूँ, फिटनेस टेस्ट पास किया है। तो ये क्या आपको समझ क्या आती है कि इसकी ये क्या हो रहा है? ये किसकी इसके ज़िम्मेदार कौन है? ये किसकी नाकामी है? देखिए सबसे पहले अगर मैं सिलेक्शन कमेटी से स्टार्ट करूं, मेरा तो सीधा-सीधा सवाल ये होता है कि आकिब जावेद को अगर ला के बिठा दिया गया है, उनकी उनकी अचीवमेंट क्या है मुझे कोई पहले ये बता दे। क्या अचीवमेंट है? चलो जब वो अकेडमी में डायरेक्टर भी होते थे, उस वक़्त भी क्या अचीवमेंट थी? बातें इतनी होती थी कि जी हम क्रिकेट बेहतर कर देंगे, हम प्लेयर लेके आ जाएँगे, ठीक है? आप भी इतने अरसे से कवर करते रहे, कितने प्लेयर्स निकले वहाँ से? जितने भी लड़के पाकिस्तान खेले, वो अपनी एफर्ट से खेले, फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंसेस से खेले, तब जाके वो पाकिस्तान टीम के अंदर आए। मुझे कोई एक बच्चा बता दें, एक बच्चा, ठीक है? जब मुझे याद है जब 2002 में एक अकेडमी लगी थी, फर्स्ट टाइम नेशनल क्रिकेट अकेडमी, मैं भी उस अकेडमी का हिस्सा था, हुँ। ठीक है ना? तो उस वक़्त अंडर 19 की अकेडमी भी एक साथ ही चल रही थी। तो कितने बच्चे ऐसे थे कि इन्होंने उसके ऊपर बड़ा काम किया। वो अकेडमी पता नहीं 3 महीने की तो डेढ़ 2 महीने में खत्म भी हो गई थी, क्योंकि फास्ट बॉलर सारे अनफिट हो रहे थे वहां पे, सारे फास्ट बॉलर अनफिट हो रहे थे वहां पे, ठीक है? हुँ। इतने बुरे तरीके से काम किया जा रहा था, ना उनकी नींदें पूरी हो रही थी, ना कुछ हो रहा था, पूरा पूरा दिन ग्राउंड में ट्रेनिंग, ना रेस्ट का मौके, ना कुछ। तो ये लोग तो अकेडमियां चला रहे थे वहां पे, और भी कोचेस थे वहां पे। तो इनकी हुँ। अचीवमेंट क्या है? उसके बाद मुझे इनकी बातें जब सुनता हूँ, मुझे इतनी हंसी आती है। प्रेस हुँ। कॉन्फ्रेंस में बैठ के कह रहे हैं कि जी सर्जरी हो तो इसको भी उतार दो, उसको भी उतार दो। भाई सबसे पहले मेरा सवाल आकिब जावेद साहब आपसे है कि हुँ। आप दो दो नौकरियां लेके क्यों बैठे हुए हैं? हुँ। आपकी आपकी अचीवमेंट क्या है? आप चैंपियन ट्रॉफी में आप हेड कोच थे, टीम के हालात चेक कर लो, सिलेक्टर भी थे, आपने क्या टीम सिलेक्ट की, कोई पूछने हुँ। वाला था? वहां से आप हटे, आप डायरेक्टर लग गए, फिर उसके साथ आप सिलेक्टर भी बने हुए। उसके बाद क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज क्लियर नजर नहीं आ रही कि अगर 20 सवालात हुए, 20 में से 15-16 सवालात तो आकिब जावेद से हुए। असद शफीक 75-76 टेस्ट मैच खेला हुआ, कितने सवालात हुए उससे? ठीक हुँ। है, सरफराज से कितने सवालात हुए, मिसबा से कितने सवालात हुए? तो इससे एक चीज क्लियर नजर आती है ना यार, कि जो आकिब जावेद ने बोला, इनकी बातें समझा करें, ये बोलते क्या है? क्या बोला हुँ। आकिब जावेद ने कि यार मतलब यानी यहाँ कोई चीफ सिलेक्टर नहीं है, ठीक है? तो सा आकिब जावेद का कहने का हुँ। मतलब है कि भाईजान मेरे ऊपर मत आओ। जो सारे कहते हो ना कि मैं होल सोल हूं सब कुछ, तो आकिब जावेद ने वहां एकदम से सबको ना क्लियर कर दिया, आराम से साइड पे कर दिया कि भाई मेरे ऊपर मत आओ, क्योंकि यहाँ चीफ सिलेक्टर नहीं है। भाई आपके ऊपर आएंगे सारे, क्योंकि आपसे क्यों ज्यादा सवालात हो रहे हैं, क्योंकि सबके दिमागों में ये है कि भाई सब कुछ आप हैं। अगर जो हुँ। लड़का आ रहा है, जा रहा है, नहीं आ रहा, जो भी हो रहा है, वो सब कुछ आप कर रहे हैं। उसके बाद हुँ। मैं असद शफीक की बात कर लेता हूं। असद शफीक के पास क्या दो तो जॉब नहीं है? वो नेशनल क्रिकेट हुँ। अकेडमी कराची की अकेडमी का भी डायरेक्टर, उसके बाद आपने उसको सिलेक्टर बनाया, प्लस आपने वुमेन्स का भी सिलेक्टर बनाया हुआ है, ठीक है? उसके बाद आप इसकी सरफराज पे आ जाए, एशिया कप का मेंटोर बने, उससे पहले 5 टीम्स के ये मेंटोर थे, बिल्कुल मेंटर। फ्लॉप हो गया सारा हुँ। सीजन वो, ठीक है? इन्होंने कुछ भी नहीं किया वहां पे। हुँ। उसके बाद आप सरफराज को एशिया कप का मेंटोर बनाते हैं, ठीक है? हुँ। उसमें टीम जीती, सरफराज 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 होती रही, बाकी कोचिज को भूल गया पूरा पाकिस्तान का मीडिया, ठीक है? अच्छा, यही सरफराज को अब अंडर 19 पे ले जाते हैं, पूरे तरीके से टीम आती है। उसके बाद अभी अभी जो शाहीन्स गई भी थी, दुबई से खेल रही थी, दुबई हुँ। में बुरा हाल हुआ, 20 के मैचेस, वनडे मैच, अभी तो शुक्र करें वो हालात की वजह से बाकी मैचेस नहीं हुए, तो वो भी मुकम्मल बुरा नहीं हाल हो हुआ। ही था, हुँ। ठीक है? हुँ। वो भी लगता है वो भी सारे फारिग होने थे इन्होंने, ठीक है? तो मुझे ये बताएं, उसके बाद मिसबा की बात कर लेते हैं। मिसबा कभी हेड कोच बन जाते हैं, कभी सिलेक्टर बन जाते हैं, कभी क्या बन जाते हैं। ओ भाई, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि क्या यही लोग रह गए हैं
यही घूम फिर के आएंगे, या दो दो तीन तीन नौकरियां करेंगे, या दो दो छह छह बारियां लेंगे? क्या यही लोग हैं? तो जब ये लोग नहीं काम कर सकते, इनको चेक कर लिया गया सबों को, तो क्यों ये लोग आते हैं? मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ये बोलते हैं कि यार क्रिकेट मैंने इनके हवाले की है, तो अगर उनसे क्रिकेट नहीं चल रही, जिस तरह हम सर्जरियां प्लेयरों के लिए करते हैं, तो सिलेक्टर्स क्यों फारिग नहीं होते, कोचेस क्यों फारिग नहीं होते? उसने बेड़ा गर्क कर दिया है माइक हैसन ने आपकी पाकिस्तान टीम का, ठीक है, ऑलराउंडर बना के। वो साइम अयूब, बर्बादी फेर दी इसने साइम अयूब की। कितना अच्छा प्लेयर था, कितना अच्छा टैलेंट था वो बच्चा, उसने सारा उस टैलेंट की बर्बादी फेर के रख दी है कि मतलब ना उसको बैटिंग करनी आ रही है, वो सिर्फ बॉलिंग किए जा रहा, बैटिंग तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। उसके बाद फखर जमान और बाबर की बात करते हैं, यार मतलब क्या दूध पीते बच्चे हैं, या हम अभी अभी अच्छा पैदा अच्छा हुए हैं? अच्छा, तनवीर नहीं, हम अभी साहब, पैदा हुए हैं, हमें नहीं पता किसी चीज का कि आप क्या कर रहे हैं बाबर के साथ और फखर जमान के साथ। तनवीर साहब, अभी जरा फखर और बाबर पे आपने जो कि बात शुरू की सिलेक्शन कमेटी से, सिलेक्शन कमेटी के सबसे नुमाया रुकन जो कि गैर एलानिया चीफ सिलेक्टर हैं आकिब जावेद साहब, उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि जाती हमले होते हैं। जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, जाती हमले होते हैं। उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का एक बयान जारी किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि तनकीद बराए तनकीद से आप ना घबराएं और आपको मुकम्मल इख्तियार और अथॉरिटी है काम करने की आज़ादी है। तो अगर ये जाती हमलों की बात है या तनकीद बराए तनकीद की बात है, तो इसका मतलब है कि आप जाती हमले करते हैं, आप तनकीद बराए तनकीद करते हैं। तो ये क्या, ये जो आपने निशानदेही की है, ये जाती हमले हैं या ये तनकीद बराए तनकीद है? और फिर ये सोच क्यों है कि जाती हमले होते हैं या सिर्फ तनकीद बराए तनकीद होती है? देखिए, मैं आपको बताऊं मसला पता है क्या है? मसला ये है, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं। हम्म मैं आपके अगेंस्ट बात करता हूं, कोई सी भी, ठीक है, मैं हाफिज साहब के अगेंस्ट बात करता हूं, ठीक है, इनडायरेक्टली बात कर देता हूं, मैं हाफिज साहब का नाम नहीं लेता, ठीक है, मैं इनडायरेक्टली बात कर देता हूं, हाफिज साहब को बुरा नहीं लगेगा। हाफिज साहब हाँ सोचते रहेंगे, दूसरे सोचते ही रहेंगे कि यार ये तनवीर भाई ने किसके बारे में बात की है, हमें तो नहीं बोला भाई, हमें तो डायरेक्ट नहीं लिया, बोला अगर हम डायरेक्ट बोलेंगे तो हमारा नाम लिया जाएगा, ऐसे ही है। हम्म प्रॉब्लम ये लोग आदि ही नहीं है, जब इन लोगों के डायरेक्ट नाम लिए जाते हैं ना, या किसी के भी डायरेक्ट नाम लिए जाते हैं, वो परेशानी शुरू हो जाती, क्योंकि हर कोई सुन लेता है कि यार आकिब जावेद का नाम ले लिया, आकिब जावेद का फलाने का नाम ले लिया। तो जब नाम लेके बात होती है ना, भाई मिसाल के तौर पर अगर मैं आकिब जावेद का नाम ले रहा हूं, या कोई भी ले रहा है, तो यार क्या हम इल्जामात लगा रहे हैं आकिब जावेद के ऊपर? भाई आप उस पोस्ट पे बैठे हुए, आप वहां बैठ के कुछ भी नहीं कर रहे हैं जो हमें नजर आता है, ठीक है, तो हमने अगर आपका नाम लेके या किसी ने भी आपका नाम लेके आपसे सवालात कर लिए हैं, तो भाई उसका जवाब दें। अगर आप इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि डायरेक्ट हमले हो रहे हैं, तो भाई आप छोड़ देना नौकरी। छोड़ते नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है उन जगहों के मजे इतने हैं, छोड़ेगा कोई नहीं, छोड़ेगा कोई नहीं। लेकिन आगे से बातें भी करेंगे हमले हैं, तो भाई हमले होंगे आपके ऊपर। उसके बाद जब बांग्लादेश की सीरीज हुई, आपने बाबर और फखर जमान को बाहर किया, ठीक है, मैंने भी ट्वीट की, शायद आपकी नजर से गुजरी हो, मैंने बोला यार बाबर आजम और इसके साथ फखर जमान के साथ गलत हुआ, इनको जो है वो उसमें होना चाहिए था बांग्लादेश की सीरीज में, ठीक है, मैंने भी इस किस्म की बातें की। उसके बाद जब कल फखर जमान खेला, तो मैंने फिर दोबारा ट्वीट की, मैंने बोला ये कैसे हो गया यार, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दोबारा आ गया फखर जमान, उससे पहले तो उसका कोई पता ही नहीं था, प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके बाद ग्राउंड में आ गया। फिर जब आपने जो रऊफ अली ट्वीट की बात की, ठीक है, वो जब मेरी नजर से गुजरी, तो फिर मुझे गुस्सा आया फखर जमान के ऊपर। वो इस वजह से मैंने फिर ट्वीट भी की, मैंने फिर अभी थोड़ी देर पहले फखर जमान के ऊपर वीडियो भी बनाई अपने वीलॉग में। मैंने बोला कि भाई ठीक है, अगर हम गलत, मैंने अगर फखर जमान के लिए या बाबर के लिए बात की कि यार आपको बांग्लादेश में नहीं रखा, सिलेक्शन कमेटी ने आपके साथ नाइंसाफी की, आप अब कह रहे हो कि जी मैं रिहैब के लिए था, मैं वाकई अनफिट था, तो आकिब जावेद सही कह रहा था। तो फखर जमान साहब, मेरा आपसे सवाल ये है, आप कितने अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको क्या अपनी फिटनेस का ख्याल नहीं है? आप 36 दफा तो रिहैब पे चले गए हैं, कभी आपका घुटना खराब, कभी आपको फील्डिंग से बचाया जाता है, कभी ऐसी जगह पे खड़ा किया जाता है जहां आपको भागना ना पड़े। तो भाई ये कौन सा सीनियर है आप, कौन से प्रोफेशनल हैं आप अपनी फिटनेस नहीं सही कर पा रहे भाई। जूनियर क्या सीख रहे हैं आपसे? फिर हम अगर जूनियर्स के बारे में कहते हैं कि यार आप अपनी फिटनेस सही करो, तो जूनियर तो आप लोगों को देखेंगे
आप लोगों की तो फिटनेस जीरो है बिल्कुल। ये कोई फिटनेस थोड़ी है, बैटिंग में चलाते रहो काम, पीछे खड़े हो जाओ, थर्ड मैन खड़े हो जाओ, थोड़ा सा भाग लिए, थोड़े छक्के मार लिए, काम चल गया। तो भाई फखर जमान साहब, अगर आप रिहैब पे गए हुए थे या आपकी फिटनेस सही नहीं तो छोड़ दो ना क्रिकेट। क्यों खेलते हो आप लोग क्रिकेट फिर? इसका मतलब आप अपनी फिटनेस पे काम ही नहीं कर सकते, तो आपको नहीं खेलनी चाहिए क्रिकेट फिर। ये कोई मजाक थोड़ी हो रहा है। थोड़ा सा फिट हुए, घुटने पे अगर बैंडेज की, कमर सही की, फलाना सही की, जो हमारे लड़कों के हाल है, बैंडेजें बांधी हुई है, 25-25, 30-30 साल की उम्र में पूरे पूरे जिस्म में बैंडेजें बांध के ये क्रिकेट खेल रहे हैं। कसम से हमारे टाइम पे तो हमें पता भी नहीं था यार ये बैंडेज होती क्या है, मतलब ये क्या चीजें होती, हमें तो पता भी नहीं होता था इन चीजों का। ठीक है ना, हमें इंजरी होती थी, कुछ भी होता था, बर्फ की ठकोर करते थे, मालिश मुलिश करते थे, कसम से दोबारा ग्राउंड में खेल। मेरी उंगली, मैं आपको आज बता रहा हूँ, जिस सीजन में मैंने 11 मैचेस में 85 आउट किए थे ना हाफिज साहब, ठीक है, 6 मैचेस में 54 आउट किए हुए थे उस सीजन में। पंजाब में 2 मैचेस थे, जब कराची मैचेस हुआ पेशावर के अगेंस्ट, मुझे बॉल लगी, ठीक है, ये जो उंगली है मेरी, ये वाली, ये सेंटर वाली जगह, ये यहां से खुल के यहां आ गई थी, ऐसे नीचे आ गई थी पूरी, ये जगह खुल गई थी। ठीक है, तो मैनेजर थे जफर अहमद, कराची के जो हमारे जफर अहमद मैनेजर है, वो मैनेजर थे, उनके साथ में भागा हॉस्पिटल। तो मुझे 7-8 यहाँ टांके लगे, ऐसे पट्टी बांधी, उसने पट्टी सही बांधी नहीं। मैंने मेडिकल स्टोर गया, मैंने कुछ 5-6 पट्टियां वटियां ली, सब कुछ बैंडेजें टेपे ली मैंने। मैं वापस आया, नेशनल स्टेडियम आया, मैंने आके वो डॉक्टर की पट्टी उतारी, क्योंकि मैं सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि मेरा राइट हैंड था जिसमें बॉल पकड़ता हूँ, ठीक है, और ये 2 उंगलियां थी मेरी। मैंने उसकी पट्टियां उतारी, बैंडेज की, टाइट करके, इतनी टाइट ये बांधी मैंने कि सिर्फ ये 3 उंगलियां रह गई और इसके अंदर टांके लगे हुए थे, 8 टांके। तो मुझे जफर अहमद ने बोला कि तुम अब कैसे खेलोगे, तुम छोड़ दो। मैंने बोला मैं खेलूंगा, मेरे पास यही जिंदगी का मौका है, अगर मैंने टॉप आउट कर दिए तो मैं पाकिस्तान खेल जाऊंगा, वरना 33 साल को तो वैसे ही हो गए, इन्होंने मुझे खिलाना नहीं है, बाहर कर देंगे। तो मैं नहीं खेला, मैंने बैंडिश की, बैंडिश करके अगले मैच भी खेला मैं। तो भाई हमारी तो अप्रोच सोच ये थी, इधर तो बैंडिशें लगी हुई है, जरा सा गिरते हैं, दर्द पकड़ लिया था, फलाना पकड़ लिया। तो भाई फखर जमान साहब, अगर आप नहीं खेल सकते तो आप छोड़ दें यार, आप कोई फायदा नहीं आपका क्रिकेट खेलने का। बाकी बाबर आजम की मैं बात करता हूँ, सारी जिंदगी करता रहूंगा, मैं बार बार बोलता हूँ, किसी को अच्छी लगती है, बुरी लगती है, जो मर्जी बोलना है। बाबर आजम के साथ मैंने पहले बोला था T20 में उसके साथ गेम करेंगे, वो किया, ठीक है, मैंने फिर बोला था वनडे भी जाएंगे, टेस्ट भी। और मुझे तो अब हंसी आती है यार, मैं लोगों को सुनता हूँ, वो वही मेरी वाली बातें अब रिपीट कर रहे हो भाई। जब उसके साथ नहीं हुआ था, मैं 4 साल से ये बातें कर रहा हूं, मैं 4 साल से ये बातें कर रहा हूं कि इसको कप्तानी से हटाएंगे पहले T20 की, फिर T20 से फारिग करेंगे, फिर इसको वनडे से फारिग करेंगे, वहां इसकी परफॉर्मेंस नहीं होगी, मेंटली इसको बिल्कुल फारिग कर चुके हैं ये लोग, वो मेंटली खुद भी वीक है, उसको खत्म कर चुके हैं, नई परफॉर्मेंस भी इसको वनडे से भी फारिग करेंगे, उसके बाद रह जाएगा टेस्ट, क्योंकि वो ग्रेटेस्ट ग्रेड की तरफ जा रहा था, वो ग्रेड की तरफ जा रहा था भाई। हमारे पाकिस्तान में किसी को बर्दाश्त नहीं है, सिर्फ 92 वाले ग्रेट हैं, बाकी सब फारिग हैं, समझ आ गई। और 92 के साथ वाले जो खेले हुए 2 CR सारे 92 वाले ग्रेट है, और 92 के साथ खेले हुए जितने भी 2 CR सिर्फ ये ग्रेट है, बाकी कोई बर्दाश्त नहीं है किसी को, उसको पूरा गिराया है। अब उसके साथ जो हो रहा है आपके सामने है। अच्छा तनवीर साहब, आपने ये जिक्र किया फखर की इंजरी का, बाबर के बारे में भी अब मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि शायद डॉक्टर जेएम ने, जावेद मुगल ने उनको चेक किया और उनकी भी पाँव की इंजरी खासी संगीन बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स हैं अभी तक ये, लेकिन उनके बारे में भी यही है कि शायद उनका भी पाँव खराब है। और इसके ऊपर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि शायद ये लोग बगैर किसी फिटनेस टेस्ट के ही फखर और बाबर ये वर्ल्ड कप भी खेल गए। तो आपको लगता है कि ये इतना सादा सा मामला है, अगर ये अनफिट सिलेक्ट हो गए, वर्ल्ड कप में चले गए, तो जिन लोगों ने सिलेक्ट किया, टीम मैनेजमेंट या सिलेक्शन कमेटी या फिजियो या जो मेडिकल का के लोग हैं, इसका मतलब ये सब के सब बिल्कुल आंखें बंद करके बैठे हुए थे अगर ये अनफिट सिलेक्ट हो गए हैं। तो बिल्कुल, बिल्कुल इसमें क्या गलत बात है? अगर प्लेयर, देखिए मेरी बात सुने, प्लेयर अगर फिट नहीं है तो उसको सिलेक्ट कौन करता है? सिलेक्टर। ठीक है, अगर प्लेयर फिट नहीं है तो आपका मेडिकल पैनल उसको ओके करता है। ठीक है, मेडिकल पैनल के साथ आपका जो ट्रेनर होता है, जो फिटनेस ट्रेनर, जो एकेडमी के ट्रेनर, जो आगे पीछे ट्रेनर होते हैं या हेड कोच सारे होते हैं, यही सारे फिट करते हैं ना, ये सारे कहते हैं फिट है, फिट है, फिट है, ले जाओ इसको। यार हम लोग प्रॉपर फिट नहीं होते, आपके सामने मिसालें नहीं है कि लड़के आधे
बेहतर होते हैं, ना प्रैक्टिस मैचेस खेलते हैं, ना फर्स्ट क्लास खेलते हैं, कुछ भी नहीं खेलते, 2 नेट पे बॉलिंग करते, 2 दिन तो आगे पाकिस्तान टीम में खेल लेते, उनकी प्रॉपर फिट ही वो कोई नहीं होते। ठीक है, तो मसला ये है कि आधे से ज्यादा लड़के अनफिट खेलते हैं आपकी टीम के अंदर, इसीलिए तो हमारी परफॉर्मेंसेज रह जाती हैं, इसीलिए इनके पेस गिर जाते हैं, इसीलिए वो फिर क्वालिटी इनके अंदर नहीं रहती। तो प्लेयर के ऊपर क्यों बात होती है सिर्फ? मैं क्यों कहता हूं कि ये सिलेक्शन कमेटी हो गई, इनकी सर्दियां क्यों नहीं होती भाई? जिनकी इजाजत से होता है सब कुछ, जिनकी इजाजत से होता है, उसके बाद बोर्ड को भी सोचना है भाई कि जिन लोगों को आपने ला के बिठाया हुआ है, जिनको नौकरियां दी हुई हैं, क्या वो सही काम कर रहे हैं या नहीं है? इसका मतलब ये नहीं है कि यार आप उनको बिठा के सिर्फ चले जाओ, आगे पीछे होता रहेगा सही। भाई यहाँ सियासतें चलती हैं, यहाँ सियासतें चलती हैं। मैं बार बार समझाता हूं लोगों को और कह भी चुका हूं, भाई जितने क्रिकेटर क्रिकेट बोर्ड में नौकरी करते हैं, उनको डिफेंड करने के लिए जर्नलिस्ट भी टीवी चैनल्स पे इधर उधर बैठे होते हैं, उनको डिफेंड करने के लिए क्रिकेटर्स भी टीवी पे बैठे होते हैं, क्योंकि सबकी दालें चलनी है, आगे पीछे इनके बगैर किसी का भी कोई गुजारा नहीं है भाई। क्रिकेटर ने जर्नलिस्ट को यूज करना है, जर्नलिस्ट ने क्रिकेटर को यूज करना है, तो ये सारे मिलके जो दोस्ती यारी बना बनू के ये इस तरह चलते हैं। कसूर मैं सिर्फ सिलेक्टर्स ये इनका नहीं है, ये टीवी पे बैठे हुए भी लोगों का है कि भाई तुम लोग क्या बोलते हैं, क्रिकेट खेली है। अब मुझे एक बात बताएं, जो अपने पसंद का प्लेयर नहीं होता, टीवी बैठ के क्रिकेटर उसको उड़ा देता है, लेकिन जो उनकी पसंद का प्लेयर आता है वो उसको उड़ाता ही नहीं है। उस टाइम वो हर चीज ठीक चल रही होती है। ठीक है, तो बात सीधी। अभी एक किस्सा मैं सुनाता हूं आपको। अभी 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 सलमान मिर्जा ने ये क्या कहते हैं उसको, लीगल नोटिस भेजा। हाँ, लीगल ठीक है, नोटिस, हाँ। आपको भी पता है किसको भेजा? ठीक है, कितने जर्नलिस्टों ने आवाज उठाई इसके ऊपर? किसी ने नहीं कहा। क्यों? अपना बंदा था इस वजह से, अपना बंदा था इस वजह से। यही अगर कोई क्रिकेटर होता तो धजिया नहीं उड़ा देनी थी सब जर्नलिस्टों ने बैठ के टीवी पे, सबने उड़ा देनी थी ना। तो फिर अगर हक और सच की बात करते हो तो आओ ना मैदान में, फिर अपने बंदे को क्यों सेफ करते हो? फिर एक जर्नलिस्ट ने अगर एक क्रिकेटर पे इल्जाम लगाया, तो अगर उसने लीगल नोटिस भेजा तो अभी तक कोई जवाब नहीं, तो करो ना, क्रिकेटर के ऊपर पूरा पूरा शो करके बैठ जाते हैं। हालांकि प्रूफ नहीं भी आता। अभी आपके सामने हैदर अली है यार, हैदर अली नहीं थे अभी, क्लियर हुआ इंग्लैंड से, क्लियर हुआ ना, सब कुछ क्लियर हो गया। उससे पहले धजिया उड़ा दिया हमारे टीवी चैनल पे, हमारे जर्नलिस्टों, हमारे टीवी के लोगों ने, हैदर ने यूं कर दिया जी, हैदर ने ये कर दिया, हैदर ने वो कर दिया। और जब अपना बंदा फंसता है तो उसमें आगे से जवाब मुझे क्या मिलता है? अभी तो क्या बोलते हैं वो, कुछ चीजें सामने नहीं आ रही ना। तो जब जब क्रिकेटर की बात करते हो, चीजें सामने नहीं आती, तो उस टाइम तुम लोग सारे बैठ के कहते हो जी जराए, उस टाइम जराए पे चला रहे होते हो काम। तो अपना बंदा फंस रहा है तो जराए पे काम चलाओ ना फिर। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि भाई हर तरफ सच बोलने की कोशिश करो। ये नहीं है कि सिर्फ अपने लोगों को सेव करो, और जो क्रिकेटर है वो सिर्फ भेड़ बकरी है, उसको आके धजियां उसकी उड़ाते रहो, उसके खिलाफ जाते रहो, उसके कोई फैमिली नहीं है, उसके कोई बीवी बच्चे नहीं है, उसके कोई बहन भाई नहीं है, उड़ाओ बस उसको दबा के। ये मतलब यानी हमारा हमारा मसला ये चल रहा है टीवी पे कि जो आपके पसंद के या आपके फेवर के लोग हैं, आप उसके अगेंस्ट नहीं जाते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि मुंतखब सच बोला जाता है, जो चीज बिल्कुल बिल्कुल मुंतखब सच बोला जाता है। बिल्कुल मुंतखब सच बोला जाता है, मुंतखब सच बोला जाता है भाई। अब कुछ चीजें प्री प्लान होती हैं कि यार इसकी धजियां उड़ाओ, ये मुझे घास नहीं डालता, इसकी धजियां उड़ाओ, ये मुझे फोन करेगा बाद में व्हाट्सएप, यार क्या कर रहा है, क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है। और जहां पे आप उसको हेलो हाय कर लोगे, वो आपके खिलाफ बोलना खत्म हो जाएगा। ये है आपका सच। अच्छा, इसमें अभी आपने जब ये कह रहे थे कि ये खिलाड़ियों को खुद अपनी फिटनेस का नहीं पता, क्या ये बच्चे हैं, तो आपको लगता है कि ये जो जिस तरीके से आपने कहा कि पेस नीचे आ जाती है, तो ये जो प्लेयर्स की पेस या फॉर्म वापस नहीं आती, ये खुद अपने ऊपर काम नहीं करते, इनकी फिजिकल फिटनेस वो नहीं है? चूंकि चंद दिन पहले आपने भी एक वीडियो किया जिसमें आपने 7 मिनट में 2 किलोमीटर की दौड़ लगाई है। तो ये तो हॉकी वाले आजकल दौड़ रहे हैं, जो करंट हॉकी टीम है वो 7 मिनट में 2 किलोमीटर दौड़ती है। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के बारे में ये इत्तला आती है कि शायद वो 7 मिनट में 2 किलोमीटर नहीं कर पाते हैं। तो ये प्लेयर्स पाकिस्तान के मैंने
हाँ, मैंने वो देखिए, हुआ पता क्या था, मेरा कोई मूड नहीं था इस तरह ना। अब मैं था, हम रोजे से पहले रनिंग करते हैं, 25-26 साल हो गए रोजे से पहले भागते हैं। हम्म, हमें जितना मजा रोजे से पहले आता ना, उसके बाद नहीं आता ना। पूरा साल आता है, क्योंकि पेट खाली होता है। मजे से भागो, तेज भागो, जो मतलब अगर फिटनेस है उस हम्म, हिसाब से भागो। मेरा कोई मूड नहीं था। मैं जैसे ही पार्क के अंदर गया तो मेरे जहन में एकदम आया, मैंने बोला यार ट्राई मारते हैं ये फिटनेस टेस्ट जो पाकिस्तान टीम का फिटनेस टेस्ट 9 साढ़े 9 मिनट रखा हुआ है। 2 किलोमीटर का मतलब 5 चक्कर 400 मीटर के ग्राउंड के, ठीक है ना। हम्म, तो मेरा ऐसे जहन, मैंने बोला यार ट्राई मारता हूँ। अब वो हम्म, जब मैंने ठीक ठाक किस्म की, ये ठीक ठाक पेस होती है, 7 मिनट 45 सेकंड ठीक ठाक पेस होती है। तकरीबन आपका एक चक्कर 1 मिनट 50 सेकंड का बनता है, एक चक्कर तकरीबन। हम्म, ठीक है, तो वो मैंने जब लगाए तो मैंने टाइम देखा, मैंने बोला यार ये तो 7 मिनट 45, ठीक ठाक। मेरे दोस्त भी वहां पे थे, वो भी मुझे हम्म, कह रहे थे यार आज तो बहुत ही तेज भागा तू। मैंने बस ऐसे ही ट्राई कर रहा था। तो कहने का मकसद ये है कि यार अब मैं 48 एज में, वो मैंने जरा शर्म दिलाने के लिए लड़कों को वो वीडियो डाली थी। अगर मैं 48 के एज में, मैं हम्म, अगर रेगुलर क्रिकेट छोड़ने के बाद भी उसी तरीके से वर्कआउट करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, भाग रहा हूँ इस एज में, तो यार हम्म, तुम लोगों को क्या तकलीफ है? तुम लोग क्यों नहीं कर सकते सब कुछ? और मेरे पास उस तरह का पैसा भी नहीं जिस तरह तुम लोगों के पास है। हाँ, ठीक है, अगर मेरे पास वो फैसिलिटीज नहीं, वो पैसा नहीं, उसके बावजूद मैं अपनी डाइट करके, कंट्रोल करके, ट्रेनिंग वेनिंग करके मैं इस लेवल तक जा सकता हूं, तो तुम जैसा पैसा अगर मेरे पास हो, हाफिज जी मैं कसम से झूठ नहीं कह रहा, अगर इन जैसा पैसा मेरे पास आज कोई ला के दे दे ना, मैं हम्म, अपने पास, मेरे साथ 24 घंटे न्यूट्रिशन हो, 24 घंटे हम्म, डॉक्टर हो मेरे पास, ट्रेनर हम्म, हो, सब कुछ हो, 24 घंटे मेरे साथ हो, अगर इतना पैसा मेरे पास हो, ठीक है, मैं तो इनके बगैर चलूं ही नहीं। क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरह करना है, क्या करना है, सब कुछ। ठीक है, हम्म, तो कहने का मकसद, अगर आप लोगों के पास इतना पैसा सब कुछ है, तो यार आप अपना पर्सनल ट्रेनर हायर कर सकते हो, न्यूट्रिशन हम्म, हायर कर सकते हो, आगे, डॉक्टर अच्छा देख सकते हो, सब चीजें देख सकते हो भाई। तो उसके हम्म, बावजूद भी अगर आप लोगों के पेट निकले हुए हैं, अगर आप लोगों की फिटनेस नहीं है, गोरों को देखो, अलहदा बाजू नजर आते हैं, अलहदा हाँ, शोल्डर नजर आते हैं, ठीक है, उनकी थाइयां नजर आती हैं, हिप्स देखो कितने स्ट्रांग, और ट्राउजर पहनो, काफ पीछे से काफ इतना मोटा साफ मोटा होगा, नजर आ रहा होता है, उनकी हम्म, गर्दनें इतनी चौड़ी चौड़ी, तो ये क्या है भाई? वो जिम वर्क करते हैं। हमारे मुल्क में सिस्टम में बना दिया गया है, या सिखा दिया गया है कि भाईजान जिम नहीं करना है, हाथ स्लो हो जाएगा, बॉलिंग भी हाथ नहीं फिरेगा, फलाना नहीं हो जाएगा। यार क्या लोग हो तुम लोग? ठीक है, मतलब यानी ये गोरों को जाके तो देखो, वेट्स ही खत्म कर देते हैं यार, इतनी तगड़ी हम्म, ट्रेनिंग करते हैं ये। ऐसी थोड़ी वो थकते नहीं है, वो भागते रहते हैं, डाइवे मारते हैं, सब कुछ करता है। अगर ग्लेन फिलिप्स इस तरह हम्म, उड़ उड़ के अगर गेंद पकड़ा है, तो क्या आसमान से आया वो ऊपर से? भाई वो उसका वर्कआउट है यार, वो ट्रेनिंग फिटनेस, गिरते हैं, जितनी तेजी से गिरते हैं उससे जल्दी उड़ जाते हैं वो। उठ जाते हैं, ठीक उठ है, जाते हैं, क्योंकि उनकी फिटनेस है। जितनी आप फिटनेस तगड़ी करेंगे, आप मेंटली स्ट्रांग होंगे, आपको, आप फिजिकली स्ट्रांग होंगे, आपको बॉल लगेगा, आप खड़े हो जाएंगे, आपको फील ही नहीं होगा आपको बॉल लगा। हमारा हम्म, लड़का एक डाइव मारता है, वो अनफिट हम्म, हो जाता है, उसको स्ट्रेचर पे लेके जाया जाता है, कभी घुटने हम्म, उड़ जाते हैं। ये तो हाल है हमारा। ये वीक बॉडी की निशानी है। अगर स्ट्रांग होते हैं तो आप वो कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम हमारा लड़कों का अपना भी है, अपना अच्छा, भी है कि यार अगर आप अनफिट हैं, तो जब आप नहीं है तो आप अपनी फिटनेस पे ख्याल करें, क्यों ना ख्याल करो यार, लेकिन अच्छा यहां आपने नहीं देखा होता। कि हाँ, लड़कियों लड़कों का अपना भी काम है, अपनी ज़िम्मेदारी है कि अगर ये अपनी फ़िटनेस को उतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, उस पर काम नहीं करते। तनवीर साहब, ये जो फ़िज़िकल फ़िटनेस के टेस्ट, जैसे आपने कहा कि मोटे-मोटे सेहतमंद इनके अच्छे-अच्छे पेट निकले हुए हैं, सबके अच्छे पेट नज़र आते हैं ताकि, तो आपको लगता है कि ये जो फ़िज़िकल फ़िटनेस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, फ़िटनेस टेस्ट नहीं लिए जाते या उसको इग्नोर किया जाता है फ़िज़िकल फ़िटनेस को, ये भी एक रास्ता रखा हुआ है अपने फ़ेवरेट्स को टीम में डालने का ताकि बिल्कुल किसी का भी हो बिल्कुल सके? बिल्कुल, आपको लगता है बिल्कुल ये रास्ता रास्ता है, है? बिल्कुल बिल्कुल रास्ता है, बिल्कुल फेवरेट हो, जो भी हो, जिसको खिलाना नहीं खिलाना, सबका रास्ता है। मैं आपको एक चीज बताऊं, हुँ, आपकी पाकिस्तान टीम के लड़के आधे से ज्यादा अनफिट है। मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूं, बिठाओ मेरे सामने, लेके आओ कैमरा, मैं इनको देखता हूं, सारे सिलेक्टर कमेटी बिठाओ, मैं देखता हूं कितने फिट हैं सारे। आधे से ज्यादा अनफिट है यार, ये जिस्म ही नहीं है फिट लड़कों के भाई, जो जिनकी ये जो बॉडी नजर आती है इन लोगों की। आप अभी डोमेस्टिक क्रिकेट देख लो, आपका T20 चल रहा है, ठीक हुँ, है,
पेट निकले हुए सबके, शोल्डर है ही नहीं, बाजू है ही नहीं, ठीक है। फास्ट बॉलर्स बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे पता नहीं उनको पता ही नहीं है कि अपने आप को किस तरह अपनी फिजिक बनानी पड़ती है, क्या करनी पड़ती है, ठीक है। आपके डोमेस्टिक के आधे से ज्यादा लड़के, जितनी ट्रेनिंग मैं करता हूं, ये मेरे साथ भाग नहीं सकते, ये मेरे साथ नहीं भाग सकते जिस पेस के साथ, ये जिस तरह मैं रनिंग, ये नहीं भाग सकते मेरे साथ, ये थक जाएंगे। मैं सही बता रहा हूं, ये थक जाएंगे। भाई आपको ग्राउंड की रनिंग करनी पड़ती है, ठीक है। आपको मसल स्ट्रांग करने के लिए जिम तगड़े करने पड़ते हैं, ठीक है। जब आप ग्राउंड ट्रेनिंग करेंगे, सिर्फ आप, ये मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ बॉलिंग कर करके, मैं ये जरूर कहता हूं, बॉलिंग कर करके आपके मसल तो डेवलप हो जाएंगे बॉलिंग के, ठीक है, लेकिन हार्ट बीट हो गया या आपके आपका फेफड़ा हो गया, वो कैसे डेवलप होगा? वो बॉलिंग कर करके होगा। जब आप रनिंग भी करेंगे साथ में रनिंग का मतलब ये नहीं कि एक साथ एकदम ही एक एक साथ ही भागते रहे, नहीं, डिफरेंट तरीके से रनिंग्स होती है, टाइम पे रख के होती है। 50 मीटर की 100, 200, 150, 300, 400, फिर घड़ी के ऊपर। मैं आपको हजारों ट्रेनिंग डिफरेंट तरीके से बता दूं, जिससे आपका हार्ट स्ट्रांग होता है, जिससे आपके लंग्स स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग्स है, शटल्स है, पता नहीं क्या क्या है। अगर आप बॉलिंग में क्या करते हैं? आप बॉलिंग में एक ही आपका जो बॉलिंग मार्क, आप उसी पे भाग रहे हैं सिर्फ, ठीक है ना। उसी पे आप अगर पहला स्पेल कर रहे हैं, थोड़ा सा तेज भाग लेंगे, अगर उसके बाद थक जाएंगे, थोड़ा स्लो होके भाग लेंगे, आप यही काम करते रहेंगे ना। उसके अलावा जब आप ट्रेनिंग, अपनी इंडिविजुअल ट्रेनिंग करते हैं ना, उसमें डिफरेंट जब ट्रेनिंग करते हैं, उसमें फिर आपका हार्ट और आपका जो फेफड़े हैं वो स्ट्रांग होते हैं, जिसकी वजह से आप फिर थकते नहीं है, फिर आप लंबी लंबी बॉलिंग करते हैं, आप डाइवे भी मारते हैं, आप फिटनेस आपकी स्ट्रांग होती है। तो ये जो है, आपने जो आपको लगता रास्ते है की बात की है ना, ये रास्ता हाँ, रखा हुआ है, ये जानबूझ के रास्ते रखे हुए हैं। जानबूझ के रखा हुआ। इसका मतलब ये, जैसे आपने फिजिकल ट्रेनिंग की बात की है, फिजिकल फिटनेस की बात की है, तो ये जो पहला स्पेल होता है 140 प्लस पे, दूसरा 135 पे, तीसरा 125 से 30 के दरमियान में आ जाता है, तो ये फिजिकल फिटनेस की मतलब कमजोर फिटनेस है, इसी वजह से पेस ड्रॉप होता है। पाकिस्तान तो बड़ा मशहूर था कि इनके फास्ट बॉलर्स जब दिन के अख्ताम में गेंदबाजी करने आते थे, उनकी पेस उस वक्त भी और ज्यादा तेज होती थी, क्योंकि वो रिवर्स कर रहे होते थे, यॉर्कर करते थे। तो आपको लगता है इस वक्त में जो हम अपने बॉलर्स को देखते हैं, फास्ट बॉलर्स को, अगर ये कटर्स कर रहे हैं शुरू में ही, या फिर इनकी पेस हर जब भी दूसरी तीसरी मरतबा करने के लिए आते हैं, तो वो नहीं होती जो पहली मरतबा कर रहे हैं, ये कमजोर फिटनेस है? देखिए, कमजोर फिटनेस है। दूसरी बात ये कि हमारे लोगों ने ना फास्ट बॉलिंग को ना मजाक बनाया हुआ है। वो मजाक ये बनाया, जाहिर सी बात है, पीएसएल से खिलाओ, उठा के खिला देते लड़के को। आजकल तो टेप बॉल के फास्ट बॉलर भी शौकीन हुए हैं। ओ जी, हम 4 ओवर की तो क्रिकेट है, हम टेप बॉल खेलते हैं, हमें भी खिला दो जी, असी भी पाकिस्तान खेल जाओ। वो भी रेडी हुए हैं कि जी हमें इनको भी पाकिस्तान खिला दो, ठीक है। मैं जब पहली दफा 8 बॉल का मैच खेला था ना, टेप बॉल का मैच छोड़ के गया था, और अगले 4 दिन तक मेरे से हिला नहीं गया था, मेरा जिस्म इतना सख्त दर्द हो रहा था। तो जिस लड़के ने मुझे बोला ना, मैंने उसको पता क्या बोला, मैंने बोला भाई मेरी बात सुन, आज के बाद तू मुझे हार्ड बॉल का मैच नहीं बोलेगा, मैं टेप बॉल खेल रहा हूँ, बस मुझे टेप बॉल खेलने दे, मैं नहीं कर सकता भाई। 4 ओवर 5 ओवर किए, मेरे से हाफिज जी, मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था, इतना बुरा हाल, मसल खिंच गया, सब कुछ बुरा हाल था, ठीक है। अब मसला हमारे लड़कों में क्या है? हमारे लड़कों में प्रॉब्लम यह है कि अलाइनमेंट लोगों की ठीक है नहीं, रनअप ठीक है नहीं, ठीक है। किसी की गर्दन गिरी हुई, किसी का हाथ उधर जा रहा, किसी का बाजू किधर जा रहा, ठीक है। किसी के पैर में प्रॉब्लम है, किसी के रनअप में प्रॉब्लम है, कोई टेप बॉल के एक्शन से बॉल कर रहा है, ठीक है। जब आपकी पूरे एक्शन में, रनअप में छोटी छोटी चीजों में फर्क होगा, तो उससे क्या आपको नुकसान होगा? जब आप पहला स्पेल करने जाते हैं ना, तो उसमें नेचुरली आपके अंदर एक पावर अपनी, आप बिल्कुल फ्रेश है ना, आपकी पावर होती है, ठीक है। उस पावर के साथ आप 3-4 ओवर कर जाते हैं। लेकिन जब आप थकते हैं, जब नेल्स थकाता है आपको, ठीक है ना, इतने बड़े बड़े नेल जो जूते के अंदर लगे हुए, वो जब आपकी पूरी बॉडी को जब थकाता है, तो उसके बाद क्या होता है? जब आप दूसरा स्पेल करने आते हैं, तो आपका पेस कम हो जाता है। होता यह है कि जब आपकी अलाइनमेंट चीजें ठीक नहीं होती ना, जो हम कहते हैं ना बायोमैकेनिक की तरफ जाएं, उधर जाके चीजें बेहतर करें, सब कुछ करें, तो वो जो चीजें आपकी ठीक नहीं होती, तो उसमें फिर आप जब थक जाते हैं, तो फिर थकने के बाद क्या होगा? आपकी अलाइनमेंट ही सही नहीं है, तो आपका बॉल ही नहीं निकलेगा। अब जिस तरह मैं मिसाल के तौर पर शाहीन अफरीदी की मिसाल देता हूं, मैं काफी जगहों पे कह चुका हूं, मुझे नहीं समझ आ रही हमारे कोचेस क्या कर रहे हैं। भाई उसकी बॉलिंग आर्म और फ्रंट लेग
उसकी अलाइनमेंट ठीक नहीं है, ठीक है, उसका हाथ ऐसी पोजीशन पे आ जाता है, उस टाइम तक उसका पांव जमीन पे लगा हुआ ही नहीं होता है, एयर में होता है, ठीक है। तो जब एयर में होगा तो उसका पेस कैसे निकलेगा? वो तो जब पहला स्पेल करने जाता है तो उसके अंदर नेचुरली थोड़ी सी पावर होती है, वो बाजू की शोल्डर के पावर से वो गेंद कर जाता है। लेकिन जब 2-4 वर्क करता है, वो भी शोल्डर भी उसका थकता है, तो फिर रह जाता है, क्योंकि पैर तो उसका प्रॉपर लग ही नहीं रहा जमीन के ऊपर, जिसको हम जवलन थ्रो कहते हैं ना, पैर जमा के जवलन थ्रो की तरह मारते हैं, तब थ्रो जाता है दूर, उसका पैर लगता ही नहीं है, बॉलिंग आर्म उसका ऊपर आ जाता है, काफी ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से वो पेस ही खत्म हो जाती है। तो इसीलिए उसको बार बार प्रॉब्लम। उसके बाद मैं चैलेंज कर चुका हूं बार बार कि शाहीन अफरीदी जो मर्जी कर ले उसका बॉल आगे ही गिरेगा, जो मर्जी कर ले उसका बॉल आगे ही गिरेगा। एक ओवर के अंदर ज्यादा वो 1 से 2 बॉलें पीछे कर देगा, जो कि उसको वो सोचेगा नहीं मैंने करना है, तो गिर जाएगा उससे बॉल। जब बगैर सोचे बॉल करेगा, उसका हर बॉल आगे जाएगा। और आपने देखा, चाहे नया बॉल करे चाहे पुराना बॉल गिरे, उसका बॉल गिरता ही आगे है। वो उसका कसूर नहीं है, क्योंकि जब उसका हाथ ऊपर की तरफ थोड़ा आ चुका था, अभी मैं कैमरे में मेरा हाथ नजर नहीं आ रहा, आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है। ये जो बॉलिंग आर्म है ना, इसकी पोजीशन ये यहां तक होनी चाहिए, ये यहां तक नहीं आना चाहिए, ये यहां पे हो। इस हाथ की पोजीशन यहां पे होगी तो इस वक्त उसका फ्रंट पांव जमीन पे पिच पे लग जाना चाहिए। जब वो लग चुका होगा तो वहां से फिर वो लॉक करेगा, वहां से सारी पावर जनरेट होगी, तो ये हाथ की पोजीशन यहां होगी, तो फिर यहां से वो फोर्सली फिर बॉल करेगा। उसका प्रॉब्लम ये हो रहा है, ये हाथ ये यहां तक पहुंचा हुआ है, उसके उस टाइम जाके उसका कहीं पांव जमीन पे लगता है। जब वो लगेगा तो इतनी देर में हाथ तो फोर्सली आगे जा रहा है, वो रुकेगा थोड़ी। जब ये आगे जाता है तो वो पांव जो है उसका, वो पूरा जमीन पे लगता नहीं है, तो वो एकदम से निकल जाता है उसका पांव, वो जमता नहीं है, निकल जाता है। आप मेरे इस शो खत्म होने के बाद आप फौरन से शाहीन अफरीदी की वीडियो निकालिएगा। जब वो फॉलो थ्रू पे जाने लगता है ना, आप देखना उसका फ्रंट पांव एकदम से स्लिप होता है, पीछे की तरफ स्लिप होता है, मट्टी सी उड़ती है, स्लिप होता है पीछे की तरफ, ठीक है। वो उसकी रीजन ये है। तो मुझे समझ नहीं आती कि हमारे कोचेस कर क्या रहे हैं। आप उसकी ये चीज ठीक करवा दो, अच्छा मैंने अब बोला ठीक करवा दो, उन्होंने ठीक कराएगा कौन? किसानों पता है ठीक किस तरह कराई है? उन्होंने कौन कराएगा? ठीक है ना। अच्छा, इससे पेस इंप्रूव हो सकता है? ये कुछ लोग ये सिर्फ भी 1.5 कहते से हैं 2 घंटे की बात है, सिर्फ 1.5 से 2 घंटे की बात है, मैं ठीक करा दूंगा, सिर्फ 1.5-2 घंटे में ये ठीक हो जाएगा। मैं पहले भी कह चुका इस जगह पे, 1.5-2 घंटे में ठीक हो जाएगा। तो पेस इंप्रूव जब हो जाएगी, आप परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। सर ये 145 प्लस पे चला जाएगा, जैसे पहले गेंद करता था वैसे गेंद करेगा। अभी आप एक और चीज देखना, इसका जो बॉलिंग आर्म है ना, उसमें इसने बैंडेज पहनी हुई है एल्बो पे, इसकी एल्बो में भी पेन होता होगा, शर्त के साथ कह रहा हूं, उसकी एल्बो में भी पेन होता होगा। उसकी रीजन ही यही है, क्योंकि पैर की फोर्स, पैर जमाता नहीं है, वो उसके जमाने से वो पूरी फोर्स लेता नहीं है, वो सारी फोर्स जनरेट कर रहा है अपने शोल्डर से। जब वो शोल्डर से जनरेट कर रहा है, जब वो वीक होता है या जोर नहीं लगता, तो फिर सारा लोड जो है उसकी एल्बो पे आता है, ठीक है। तो वो ये बॉल करता है, तभी उसकी एल्बो पे वो होता है। समझ आ गई आपको? तो मुझे नहीं समझ आती ये कोचेस क्या कर रहे हैं। अच्छा एक चीज और बताऊं मैं आपको, बड़े मजे की बात बताता हूं, लोग सारे हैरान हो जाएंगे, उनको उनको आग लग जाएगी आज। मार्क वुड नहीं है इंग्लैंड का, मार्क वुड, हाँ, मार्क वुड कितनी दफा गिरता है वो? गिरता है, तकरीबन गिरता है, हर ओवर में गिर जाता है। हाँ, हर फॉर्मेट में गिरता है, हर दूसरे तीसरे ओवर बाद गिर जाता है, हाँ। ठीक है। इतना छोटा सा काम है, वो गौरव से ठीक नहीं हो रहा, वो नहीं ठीक हो रहा उनसे। हारिस रऊफ भी गिरता है ना? हारिस रऊफ भी गिरता है, हारिस मार्क रऊफ वुड का भी गिरता है, लेकिन हारिस रऊफ कंटिन्यू नहीं गिरता, ठीक है ना। हारिस रऊफ कंटिन्यू नहीं गिरता। हारिस रऊफ किस पेस से बॉल करता है? 140 जाता है, हाँ, ठीक है। इसका आप रनअप सही करा दो, ये 90 से प्लस चला जाएगा, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। सबका ध्यान पता क्या है यार, बस T20 है ना, 4 ओवर की तो क्रिकेट, आजकल इसी एक्शन के बॉलर आते हैं सिर्फ। ओ भाई, ये सोहेल तनवीर वाला एक्शन नहीं है, ये बुमराह वाला एक्शन नहीं है,
ठीक है ना, ये कुलदीप यादव वाला एक्शन नहीं है ये, और ये बहुत एक्सेप्शनल एक्शन है, इनमें वर्किंग नहीं हो सकती है। हारिस रऊफ के जो रनअप हैं इनमें वर्किंग हो सकती है, ये और तेज हो सकता है, क्योंकि आप एक चीज नोट करना, एक तो वो टेप बॉल की तरह भागता है, उसकी कोई स्टेपिंग नहीं है, उसके बाद जब वो जंप लेने लगता है उससे पहले अपना ऊपर का जो पोर्शन है, बॉडी है, वो थोड़ी सी उसकी पीछे जाती है, पीछे जाती है उसकी थोड़ी सी। तो भाई आप नीचे, आप अपना फोर्स आगे कर रहे हैं, उसके बाद जब आप जंप लेने लगते हैं थोड़ा सा पीछे चले जाते तो आपकी पेस तो खत्म हो गई ना। ये जो चीजें ना, ये सिर्फ आप अपनी पावर से जनरेट करके आप बॉल कर रहे हैं, आपका पूरा रनअप अच्छा और बैलेंस हो जाएगा सब कुछ। जब उस टाइम आप पीछे नहीं आएंगे, आप आगे आगे जाएंगे, जब आप सिर्फ आगे आगे जाएंगे तो जितनी पावर आपके अंदर है आपका गेंद और तेज हो जाएगा। मैं समझ नहीं आती कि ये कौन लोग बैठे हुए, कौन वो है। तो मार्क वुड की मैं बात कर रहा था, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से उसकी चीज ठीक हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आती कि उसको देख क्यों नहीं पा रहे। वो लैंडिंग के बाद, चलो मैं सिर्फ ऐसी एक आइडिया दे देता हूँ, लैंडिंग लैंडिंग के बाद एक चीज ऐसी उसकी होती है जिसपे उसकी बॉडी मिक्सअप हो जाती है, बस ये आपको मैं कह सकता हूं, जिसकी वजह से वो गिर जाता है। जहां पे लोड वो ज्यादा डालता है, बहुत तेज गेंद करने की कोशिश करता है, तो लैंडिंग के बाद उसकी बॉडी मिक्स हो जाती है, तो उसमें वो गिर जाता है नीचे, ये उसकी वजह है। अब वो मुझे नहीं पता कि वो, और आपको पता, आपको शायद ये उसको घुटने की इंजरी है, घुटने की इंजरी है, तो क्यों है घुटने की इंजरी, क्यों है उसको, रीजन ही है ये घुटने की इंजरी की, इसी वजह से है, इसी वजह से है, इसी वजह से। अच्छा तनवीर साहब, अभी जो पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ खेला है और पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ मैचेस खेले, 5 नए खिलाड़ियों का डेब्यू भी हुआ। आप क्या समझते हैं कि 2027 के वर्ल्ड कप को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियां दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही हैं, और जिस तरीके से ये 5 खिलाड़ियों को डेब्यू करवाया गया है, क्या इन्हीं खिलाड़ियों के साथ आगे बढ़ना चाहिए या कोई तब्दीली सोच विचार करनी चाहिए, तब्दीली आनी चाहिए, या फिर जो सऊद शकील हैं, इमामुल हक हैं, शान मसूद हैं, जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं, बाबर आजम या फ़खर जमान, इन लोगों को वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी को ये चाहिए कि इनको शामिल करके कुछ नए खिलाड़ियों को साथ में तैयार किया जाए, या फिर यही वाली हिकमत अमली ठीक है, स्टक हो गए हैं, तनवीर साहब वापस आते हैं तो यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो आप उसका ज़िक्र कर रहे हैं हनीफ मलिक का, वो बिल्कुल ठीक है। थैंक यू जी सतीश शर्मा साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। इमेजेस, थैंक यू, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच सतीश जी, थैंक यू। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामिक वीडियोज़, थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू। उमेश, थैंक यू वेरी मच, बहुत-बहुत शुक्रिया। अनूप, थैंक यू। यश जैन, थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी यश भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू यश जैन साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आपसे अभी थोड़ी देर में तनवीर भाई दोबारा रिकनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो फिर हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच प्रकाश, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अनोज साहब, थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। क्रिकेट गुरु, थैंक यू वेरी मच। नो कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस है। अताउर रहमान साहब शाम में आएंगे इंशाल्लाह ताला, अताउर रहमान साहब शाम में आएंगे, थैंक यू। अच्छा जी, और कौन है जी? आसिम मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, थैंक यू प्रकाश जी। आनंद साहब, थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आनंद भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। तनवीर भाई स्टक हो गया मेरा ख्याल है, कहीं कोई कनेक्टिविटी का इशू हुआ, वरना बात जारी रहती। और हम कोशिश करते हैं कि तनवीर भाई दोबारा ज्वाइन कर लें और फिर यहीं से बातचीत को आगे बढ़ाएं। सतीश जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भाई तनवीर साहब रोज़ तो मसरूफियत होती है उनकी, और फिर उनके लिए और भी कोशिश, उनको जब कभी भी रिक्वेस्ट करते हैं तो फिर वो अपना टाइम निकालते हैं, आ जाते हैं, लेकिन रोज़ तो मुश्किल होगा ना। तनवीर भाई को चेक करते हैं कहाँ रह गए हैं, कनेक्टिविटी का इशू हुआ है और इस वजह से मेरा ख़्याल है कि वो डिसकनेक्ट हो गए हैं। तो जैसे ही दोबारा कनेक्ट करते हैं तो गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे उनके साथ डेफिनेटली। यस जैन साहब, ये बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, परफॉर्मेंस इससे बहुत बेहतर होनी चाहिए,
परफॉर्मेंसेज इससे बहुत बेहतर होनी चाहिए, और जब वो बेहतर नहीं होगी तो फिर आपके लिए इश्यूज़ होंगे। परफॉर्मेंसेज का बेहतर होना बहुत जमालुद्दीन साहब वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। जमाल साहब आपने मेरा ख़्याल है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर कीजिए। रोहित शर्मा साहब थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल करते हैं भाईजान, हम तो आप लोग जितने भी यहाँ पर कमेंट करते हैं, आप सब लोगों का शुक्रिया भी अदा करते हैं और कमेंट्स को भी शामिल करते हैं। तो ये 1 सेकंड ज़रा होल्ड कीजिएगा भाई। भाईजान थैंक यू। पीएसएल इंडिया में कौन से, मेरा ख्याल है उसके किए नहीं थे, मैं आपको अपडेट करूँगा, लेकिन उसके जो राइट्स थे वो मेरा ख्याल उसमें कुछ अभी रुकावट है। हाँ जी, पटेल साहब आपने क्या लिखा है? अहमद शहजाद साहब का कॉन्ट्रैक्ट है मेरा ख्याल, शायद इसलिए वो कहीं बात करते नहीं हैं, लेकिन मैं फिर भी उनको रिक्वेस्ट करूँगा, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। उनको पूछता हूँ कि वो क्या कहते हैं। सिर्फ नहीं, नहीं, नहीं जी, वो सब किसी का सबका अपना-अपना ख़्याल है जी। संतोष जैन साहब, जगदीश सोलंकी साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। मास्टर ब्लास्टर, बीसीबी विल ट्राई टू फाइंड आउट वे व्हाई वुड, देखिए उन्होंने कहा है, ये रिपोर्ट कर रहा है मीडिया पे उसको, उन्होंने कहा कि हम ये नहीं चाहेंगे कि इस किस्म के हालात दोबारा पैदा हों कि वो वर्ल्ड कप मिस करें। तो ये किसी भी टूर्नामेंट में जो आईसीसी का जो ग्लोबल इवेंट्स है ना, उसमें ये नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपली अगर आप देखते हैं तो ये नहीं होना चाहिए। तमाम आइए आइए जनाब, कैटल मंडी क्या हाल है भाई? एसएच थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद नाम मेरे जहन से निकल गया, शराज साहब गालिबन, शाह साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। किसका भैया? अभिजीत साहब किसका आप कह रहे हैं? थैंक यू। आइए जमालुद्दीन साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन रज़ा वालेकुम अस्सलाम भाई, बहुत शुक्रिया आपका भी। सब्सक्राइब कीजिए मोहसिन भाई, मेरा ख्याल आपने नहीं किया हुआ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जमालुद्दीन साहब आपने भी थैंक यू। देखिए यस जैन साहब, ये नेक्स्ट ईयर नहीं है, 27 तक है मेरे ख्याल में, और 27 के बाद 25, 26, 27 जो वनडे वर्ल्ड कप के बाद मेरा ख्याल अगला साइकिल होगा, उसमें ये देखा जाएगा कि होते हैं या नहीं होते। ठीक है, थैंक यू जी। एमएसएक्स थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं नहीं रोहित शर्मा साहब ये पेशावर ज़ल्मी की नहीं है, अगर आपको लग रही है तो आपका बहुत शुक्रिया। अजी व्लॉगर साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा जी, जब तक पर्ची चल रही है ये होता रहेगा। पाकिस्तान टीम पर नहीं होना चाहिए ना, टीम की सिलेक्शन बेहतर होनी चाहिए, सिलेक्शन का मायार बेहतर होना चाहिए, और सिलेक्शन के मायार को बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर वो नहीं होगा तो फिर चीज़ें नहीं चलेंगी। ठीक है? अगर वो सिलेक्शन का मायार बेहतर नहीं होगा तो आपकी कारकर्दगी कभी उसका मायार भी बुलंद नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आप सिलेक्शन बेहतर नहीं करेंगे, उन लोगों को नहीं खिलाएँगे, जिन मतलब ये स्पेशलिस्ट का काम है ना, कि जिन जिन लोगों को खेलना है, जिन लोगों को खेलना है, जिनका काम है, अगर आप उन लोगों को नहीं खिलाएँगे तो फिर तो इश्यूज़ रहेंगे। तो फ़खर ज़मान के हवाले से उन्होंने जो आपने कहा कि अब्दुल रऊफ़ पर उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया। अब्दुल रऊफ़ साहब का जो ट्वीट था जिस पर उन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया है, और उन्होंने कहा है कि इन्होंने बताया कि इस हवाले से आकिब जावेद की बात बिल्कुल ठीक थी। 15 मार्च को उन्होंने फ़िटनेस टेस्ट क्लियर करने के बाद नेशनल टी20 टूर्नामेंट में शरीक हुए। ये अब्दुल रऊफ़ साहब के जवाब में फ़खर ज़मान ने लिखा। ठीक है, लेकिन जो इंक्वायरी करनी है वो ज़रूर होनी चाहिए। पीएसएल 11 के लिए क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम मैनेजमेंट का ऐलान किया गया, और उसमें डायरेक्टर सरफराज अहमद हैं, और मोइन खान हेड कोच हैं, इकबाल इमाम असिस्टेंट कोच, और वहाब रियाज बॉलिंग कोच हैं। आजम खान पाकिस्तान सुपर लीग क्वेटा पाकिस्तान सुपर लीग में क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मैनेजर के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। अब देखना यह है कि सरफराज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा है। मैं ये भी सुन रहा था कि शायद जो है ये क्या इसका नाम है, पीसीबी से कोई एनओसी लेना पड़ेगा। तो अब देखना यह है कि वहाब विमेन टीम के मेंटोर की हैसियत से काम कर रहे हैं। सरफराज अहमद
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं। इससे पहले वो साथ ही साथ काम कर रहे थे अंडर 19 और एशिया जो शाहीन्स की है टीम, उसके इंचार्ज के तौर पर। और भी लोग मुख्तलिफ फ्रेंचाइज के साथ, पीसीबी के साथ भी काम कर रहे हैं और फ्रेंचाइज के साथ भी मुंसलिक हैं। तो ये हमने पहले भी काफ़ी पहले बात की थी कि इसको ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि जो लोग आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में हैं, कोई उनके पास इंतज़ामी ओहदा है, सिलेक्टर हैं, कोच हैं या कोई डायरेक्टर हैं किसी भी जगह पर, तो उनको तो होना ही नहीं चाहिए किसी भी पीएसएल की टीम में, किसी पोजीशन पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपके मफादात का तसादुम है। और अब ये सुनने में आ रहा है कि शायद एनओसी लेना पड़ेगा, लेकिन एनओसी भी क्यों लेना पड़ेगा? इस पे क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए कि आप नहीं जा सकते। अगर आप नेशनल सेलेक्टर हैं, आप मेंटोर हैं, आप डायरेक्टर हैं, कुछ भी हैं, कोच हैं, इवन पाकिस्तान टीम के कोचिंग स्टाफ है, आपको नहीं होना चाहिए किसी भी सिलेक्शन उसमें, मैं उसके साथ क्या नाम है उसका, जो आपकी पीएसएल की कोई भी टीम है, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बारे में कोई फैसला करेगा इस हवाले से तो वो ठीक होगा, लेकिन अगर वो ये एनओसी का मतलब ये है कि एनओसी देना चाहें तो दे दें, नहीं देना चाहें तो ना दे दें, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल। इसका उससे कोई ताल्लुक होना नहीं चाहिए और वो दो अलग 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 उनको रहना चाहिए। पाकिस्तान सुपर लीग के वो तमाम खिलाड़ियों को, तमाम ऑफिशियल्स जो हैं टीमों के, उनका पाकिस्तान क्रिकेट या दोनों में से एक काम करना चाहिए उनको, या वो पीसीबी के साथ मुंसलिक रहें या फिर वो उधर चले जाएं, क्या नाम है उसका, पीएसएल की किसी टीम के साथ चले जाएं। आपने क्या लिखा है यश जैन साहब, पीएसएल नॉट पिक द इंडियन ओरिजिन प्लेयर। देखिए भाईजान, वो तो खेलते ही नहीं है यश जैन साहब, इंडियन प्लेयर्स तो जाते नहीं हैं और लीग्स में। अगर आप उनको, तो जो उनके करंट क्रिकेटर्स होते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और लीग का हिस्सा होते हैं वो। बाकी जो आपने लिखा है, वो प्लेयर्स मज़हब की बुनियाद पर मुंतखब नहीं होते हैं, परफॉर्मेंस की बुनियाद पर मुंतखब होते हैं। और अगर कोई होगा तो वो डेफिनेटली आपको खेलते हुए नज़र आएगा, ऐसा नहीं है। और माजी में ऐसा हो चुका है, खेले हुए हैं खिलाड़ी। तो ये मज़हब की बुनियाद पर नहीं है, इसमें उसको शामिल भी नहीं करना चाहिए और इसको अवॉइड भी करना चाहिए। जो उसकी परफॉर्मेंस है, अगर कोई खेल रहा है, वो किसी भी रंग से है, नस्ल से है, मज़हब से है, इलाके से है, शहर से है, सूबे से है, इससे कता ताल्लुक वो सिलेक्शन उसका होना चाहिए। तो इसमें मेरा ये ख्याल है कि इस किस्म की चीज़ नहीं है बहरहाल। सो ये आपका मानना है कि बाकी उसके अलावा प्लेस हो चुके हो मैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका भाईजान, थैंक यू वेरी मच। सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक, समीर मिनास, बाबर आजम। देखें, सऊद शकील एंड जो अब्दुल्ला शफीक हैं, अब्दुल्ला ऊपर खेलते हैं, सऊद मिडल में खेल सकते हैं वनडे में, तो ये अच्छे बैट्समैन हैं। सऊद को 2023 के वर्ल्ड कप में मुंतखब किया गया, फिर उनको 25 की चैंपियंस ट्रॉफी में मुंतखब किया गया, उसके बाद उनको बुला दिया गया, तो अब लगता है 2027 के वर्ल्ड कप के लिए उनको दोबारा मुंतखब किया जाएगा। 2027 के वर्ल्ड कप कराची किंग्स वर्सेस हैदराबाद, बिग मैच, नेशनल स्टेडियम कराची। होना चाहिए शाह साहब, क्राउड होना चाहिए, बड़ा क्राउड होना चाहिए। जितना अच्छा क्राउड होगा उतना लोग एंटरटेन भी होंगे और टेलीविज़न पर भी मैच उस वक्त देखने का ज़्यादा लुत्फ़ आता है, ज़्यादा इंजॉय करते हैं लोग, जब अगर क्राउड ज़्यादा बेहतर नंबर्स में वहाँ पर मौजूद हो, तो टेलीविज़न पर भी उसके देखने का अलग मज़ा होता है। अगर स्टेडियम में क्राउड कम हो तो टेलीविज़न पर देखने वाले भी उतने ज़्यादा महसूस नहीं होते, लुत्फ़अंदोज़ नहीं होते। लेकिन अगर स्टेडियम में क्राउड ज़्यादा होता है, आप उनका शोर देखते हैं, सुनते हैं, आप उनकी आवाज़ों को सुनते हैं, आप उनके तासुरात को, जज़्बात आपको देखने का मौका मिलता है, तो वो बहुत वैल्यू ऐड करते हैं। वो चीज़ें बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करती हैं उन तमाम उसकी ब्रॉडकास्ट में भी, देखने वालों के लिए भी उनको एंटरटेन करते हैं। तो ये बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद है कि अगर कराची में क्राउड होगा तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और होना चाहिए, और क्राउड होना चाहिए। जितना ज़्यादा क्राउड होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा है। वो कराची में हो, लाहौर में हो, रावलपिंडी में हो, मुल्तान में हो, फैसलाबाद में भी हो, जहाँ कहीं भी मैचेस हों, क्राउड का अच्छी तादाद में होना एक खुशाइन चीज़ है। अच्छा जी, आजकल इसमें कोई शक नहीं है, वो बहुत हाँ, तेज़ गेंदबाज थे। 2000 की जो दहाई थी उसमें वो काफ़ी क्रिकेट खेले भी,
और फिर कुछ काम वो पीएसएल के लिए भी खेलते रहे, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी खेले। अब इन दिनों पूछते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि वो क्या है, उनकी इस वक्त की क्या मसरूफियत है। लेकिन वो बहुत, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत अच्छे, बहुत जारहाना और बहुत तेज़ गेंदबाज थे। मोहम्मद शमी बहुत तेज़ गेंदबाज थे, और राशिद लतीफ़ साहब ने कई मरतबा उनके बारे में बात भी की है, उनके बारे में बताया भी है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। उस वक़्त शब्बीर अहमद खेला करते थे, राना नवीद खेलते थे, शोएब अख्तर खेलते थे, राव इफ्तिखार खेलते थे, ठीक है? और मोहम्मद शमी भी खेला करते थे। तो ये सारे उस दौर में फ़ास्ट बॉलर्स थे पाकिस्तान के। एमके चौहान साहब, जीत तो सकती है पाकिस्तान की टीम। बांग्लादेश वेस्ट इंडीज से ओडीआई मैच है, क्या पाकिस्तान जीत तो सकती है? ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान नहीं जीत सकता। पाकिस्तान को अपने बेहतर, क्रिस केन्स थैंक यू। ये जो कौन से खिलाड़ी कब कहाँ पर खिलाते हैं, कौन से खिलाड़ी कब कहाँ पर खिलाते हैं, ये उनको देखना है। ऐसा नहीं है कि आप पाकिस्तान जीत नहीं सकता वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ या बांग्लादेश के खिलाफ। अगर आप 3-3 बॉलर्स के साथ खेलेंगे तो फिर तो आप किसी के खिलाफ भी जीतना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपको टीम तो कम से कम पूरी टीम तो खिलानी है ना। पूरी टीम खिलाएँगे तो फिर ही जीतेंगे। पूरी टीम नहीं खिलाएँगे तो जीतने के इम्कानात कम होते चले जाएँगे, जीतने के इम्कानात कम होते चले जाएँगे। और उन इम्कानात को बढ़ाने के लिए आपको अपनी टीम को बेहतर करना है, आपको अपनी टीम को बेहतर खिलाना है। तो बेहतर टीम खेलेगी, नताइज भी अच्छे आ जाएँगे। अगर नहीं खिलाएँगे, अब ये जो बांग्लादेश का आपने हवाला दिया है, पाकिस्तान इस सीरीज़ में 3-3 बॉलर्स के साथ खेलता रहा है। 3-3 बॉलर्स के साथ पाकिस्तान खेलता रहा ना। इवन जो तीसरा मैच था, उसमें भी 3 स्पेशलिस्ट बॉलर थे। शाहीन, हारिस और क्या नाम है उसका तीसरा, वो जो अबरार। तो 3 स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ अगर 50 ओवर्स का आप मैच खेलेंगे, तो मुश्किलात तो होंगी आपके लिए, मुश्किलात तो होंगी फिर। तो ये इसको सिलेक्शन को बेहतर करना है, अपनी बैटिंग को बेहतर करना है, और फिज़िकल फ़िटनेस को उन सब से बढ़ के, जो आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस है, उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस इम्प्रूव नहीं होगी, तो फिर आप नहीं मुकाबला कर सकते हाईएस्ट लेवल पर दुनिया की बेहतरीन टीमों का, दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों का। आपके लिए मुश्किलात होंगी, आपके लिए मुश्किलात होंगी। तो उन मुश्किलात को कम करने का ज़रिया, रास्ता, तरीका एक ही है कि आप बेहतर खिलाड़ियों का इंतखाब करें, बेहतर अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस को इम्प्रूव करें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं फ़िज़िकल फ़िटनेस का, जहाँ तक ताल्लुक है, उस पे आपको किसी के ऊपर कोई समझौता नहीं करना चाहिए, मसलहत का शिकार नहीं होना चाहिए। और अगर आप मसलहत का शिकार होंगे, तो फिर यकीनी तौर पर आपके नताइज, अगर आप सिलेक्शन पर समझौता करेंगे, मेरिट को वायलेट करेंगे, मेरिट को इंश्योर नहीं करेंगे, तो फिर आपके लिए मुश्किलात होंगी, आपके लिए मुश्किलात होंगी। मुश्किलात होंगी आपके लिए। मेरा ये ख़्याल है एमके चौहान साहब, मैंने ये पहले बात की जो कि फ़हीम अशरफ का आपने लिखा था, अगर आपने उसको ऐसे ही खिलाना है, तो वो निस्बतन बेहतर बैटिंग कर सकता है, फिर आप उसको 5-6 पे ले आएँ। हसन साहब अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? काफ़ी दिनों से आपका कोई मैसेज आया नहीं। आप बताएँ, आपकी आपकी तरफ सब खैरियत है? फ़ैमिली में सब लोग ठीक-ठाक हैं, बख़ैर-ओ-आफ़ियत हैं? आपकी लाइफ़ ठीक चल रही है? कहाँ गायब हैं? अच्छा जी, यश जैन साहब, उनको भी पूछ लेते हैं। राजेश, बाबर बेस्ट प्लेयर हैं और इनको कॉन्फिडेंस आना चाहिए और इनको क्रिकेट खेलने दो। इन देखिए भाई, वो खेलने खेलने देना तो चाहिए, कोई उनको रोक तो नहीं रहा है। तो परफॉर्मेंसेस उन्होंने खुद ही करनी है, उनको परफॉर्म करना चाहिए, और जहाँ-जहाँ उनको मौका मिल रहा है उनको परफॉर्म करना चाहिए। और पीसीबी को चाहिए, जो सिलेक्शन कमेटी है, वो उनकी जो प्लेयर्स की सलाहियतें हैं, उनसे बेहतर अंदाज में फ़ायदा उठाने के लिए हिकमत अमली भी तरतीब दे और काम भी करे। और अगर वो नहीं करेंगे, तो फिर उसका नुकसान होगा, प्लेयर्स को भी ज़ाती हैसियत में भी नुकसान होगा। और अगर कोई ऐसा खिलाड़ी जो पाकिस्तान के लिए खेलता है, पाकिस्तान टीम का हिस्सा है, तो अगर उसका नुकसान होता है, तो वो इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली खुद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नुकसान है। क्योंकि अगर कोई एक मैच विनर है, अगर कोई अच्छा खिलाड़ी है, और अगर वो सिस्टम से बाहर हो जाता है, अगर वो सिस्टम से बाहर हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो टीम को भी उसका नुकसान होना है, उसको टीम को भी उसका नुकसान होना है। तो ये जब आप इसका हतमी नतीजा निकालते हैं, हतमी नतीजा फिर यही निकलता है कि वो उसका पाकिस्तान को भी नुकसान है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू जी। क्या आप कह रहे हैं 5 साल से भाईजान?
ठीक है जी, नहीं करते जनाब, आपने कह दिया। हाँ जी, निशु सहारन, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, हसन अली काज़मी साहब, वो निकाल दिया हुआ उन्होंने, आपकी बात सुन ली, उन्होंने मान लिया। वनडे में नहीं रखा था, फिजिकल फिटनेस भी उनकी इस वक्त इतनी अच्छी नहीं है, तो वनडे में रखा भी नहीं था उन्होंने। थैंक यू जी। हो। अच्छा जी, पाकिस्तान क्रिकेट, बिल्कुल जी सादिक शेख साहब, लह वो तो वे नीचे ही जा रहे हैं, उसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है। वो तो क्रिकेट का मयार तो पाकिस्तान का नीचे ही जाता जा रहा है, ये तो आपने ठीक कहा है। क्या लेवल है, ये नहीं लेवल है, बहरहाल वो तो ख़राब ही है, वहाँ पे तो हालात ख़राब ही हैं। तरक्की तरक्की के मयार होते हैं, ज़वाल ज़वाल की तो इंतहा होती है कि आप इतनी गहराइयों में चले जाते हैं कि आपको कुछ समझ ही नहीं आती कि आपके साथ हो क्या रहा है। हाँ, क्या कह रहे हैं आप, क्रिकेट लवर, थैंक यू। कैटल मंडी, SZH मंडी। ये ठीक है आपका अवेक, कि उसका हो तो सकता है, हो तो सकता है, लेकिन अब ये पीसीबी कैंट पे है, पीसीबी क्या करता है। और उन्होंने उसको टेस्ट का कप्तान बनाया हुआ है, टेस्ट का। राशिद लतीफ़ साहब ने कहीं बात की है मेरा ख्याल शाहीन के हवाले से भी, कि उसकी जगह नहीं बनती। देखते हैं क्या होता है। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आपसे अभी रात में इंशाल्लाह ताला दोबारा मिलते हैं, अपना ख्याल रखें। MK चौहान, थैंक यू भैया। यस जैन जी, कैटल मंडी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। अंसारी साहब काफ़ी दिन हो गए हैं, पता नहीं कहाँ रह गए, नज़र नहीं आ रहे। थैंक यू जी, थैंक यू। निशु सहारन जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका भी। हसन अली काज़मी साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। कैटल मंडी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। हानिया, ओ भाई, बाबर 2020 से अब तक सबसे ज़्यादा रन्स हैं उसके। ठीक है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ जी।